तो बच्चों इससे जो हमारा पिछला वीडियो था, ठीक है, तो उसके दौरान हम क्या काम कर रहे थे, यहाँ पर हमने पायरोलिसिस सेल के ताप अपघटन की बात कर दी थी, ठीक है। और उसमें मैंने बता दिया था पहला कि Cr2O3 और Al2O3 की उपस्थिति में या कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एथेन गैस को गर्म किया जाए तो यहाँ पर एथिलीन और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। और मैंने ये भी बताया था अगर सवाती सेंट्रेस निकेल का प्रयोग कर लें और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यदि एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करते हैं तो हमें एथेन गैस प्राप्त हो जाती है। इसीलिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी है, क्योंकि एल्केन को एल्कीन में और एल्कीन को एल्केन में परिवर्तित करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। दो चीजें देखो इसके अंदर अब आ जाते हैं, यूजेस के इसके उपयोग क्या होंगे। तो अगर हम यूजेस की बात कर ले तो पहला उपयोग तो इसका ईंधन के रूप में, क्यों, क्योंकि ज्वलनशील गैस है, ठीक है, इसलिए एथेन का उपयोग किसमें कर सकते हैं, यौगिक बनाने में, मतलब इसमें ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इसके द्वारा कुछ यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है और इसके द्वारा, ठीक है, जो हमारी एथेन होती है, एथेन के द्वारा हेक्साक्लोरोएथेन का को बनाया जाता है, ठीक है, जो कृत्रिम कपूर के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसके द्वारा इसके मतलब इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, कृत्रिम जो कपूर होती है उसके निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके उपयोग हो गए। इस प्रकार से क्या था हमारा जो एल्केन था, एल्केन के अंदर जो हमारे टॉपिक थे कौन कौन से लिए थे, मेथेन और एथेन। तो मेथेन और एथेन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसके बनाने की जनरल रिएक्शंस भी की थी वाली, ठीक है। और जैसे बीच बीच में हमारे रिएक्शंस आती भी रही थी, हमारी बोल्ट अभिक्रिया का प्रयोग किया हमने, फ्रैंकलिन अभिक्रिया का प्रयोग किया था। तो ये भी इसके साथ साथ जो ये भी ध्यान रखेंगे वाला, हम चाहते तो इसको इससे भी बना सकते थे, लेकिन जनरल रिएक्शन में हम क्योंकि सबका जिक्र कर चुके थे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा समीकरण यहाँ पर नहीं ली। अब आते बाद जैसे हमारा गोल्ड पिस्टन अपचयन था, ठीक है, या फिर जो क्लीमेंसन अपचयन था उसका भी प्रयोग किया था, हम चाहते तो हम इस वाले उससे इसको भी बना सकते थे, ठीक है। किस प्रकार से कर सकते थे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो क्लीमेंसन अपचयन का यहाँ पर प्रयोग करते तो उसमें क्या होता है, जो कार्बोनिल समूह होता है जिंक अम्लगम और सांद्र HCl द्वारा, जिंक अम्लगम और सांद्र HCl द्वारा कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, ये वाला एक ऐसी चीज देनी होगी जिससे कि मान यहाँ पर हमारा जो है क्या बन जाए, यहाँ पर एथेन बन जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमें कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी। अब एथेन देने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर अगर देखें तो CH2 तो हमारे पास पहले से ही है, सही है। हमें कोई ऐसा यौगिक लेना होगा ये वाला जिसमें एक तरफ तो इसमें H आ जाए क्योंकि ये CH3 बन जाएगा और दूसरी तरफ क्या लग जाए, यहाँ पर CH3 लग जाए। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ये वाला हिस्सा ले लें, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक तरफ S ले लिया और एक तरफ हमने क्या लगा दिया, CH3। नाम यौगिक क्या क्या हो गया यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कार्य करेंगे, देखो यहाँ पर हमने लगा दिया H और यहाँ पर लगा दिया CH3। तो जब यहाँ पर H लगा देंगे या CH3 लगा देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। इसको अगर मैं लिख दूं तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, CH3, ठीक है। और ये बाकी CH2 तो ये हो गया, ये क्या चीज हो गया, कितना हो गया हमारा, CH3। तो CH3 यहाँ पर क्या हो गया, एथेन, ठीक है। तो जब एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराए जाते हैं, हमारा हमें इसका अपचयन कराते हैं जिंक अम्लगम और सांद्र HCl द्वारा इसका अपचयन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा एथेन प्राप्त हो जाती है, ठीक है।
तो आप जैसे हमने पीछे रिएक्शंस दी थी वाली, इससे बोर्ड मतलब बोर्ड अभिक्रिया द्वारा फ्रैक्चरल अभिक्रिया तो दी थी। इसके साथ साथ हमने डिमेंशन अपचयन भी लिया था और बुल पिस्टन अपचयन लिया था। तो बुल पिस्टन अपचयन में भी ऐसी ही रिएक्शन रहेगी, ठीक है। तो आप चाहें तो उन रिएक्शंस का प्रयोग करके भी मीथेन को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, टॉपिक को चेंज करते हैं। अब देखो हमारी बात क्या चली थी, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। टॉपिक अब हम चेंज करेंगे वाला, अब एल्कीन के अंदर पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमारी बात किसकी चली थी, हाइड्रोकार्बन्स की। और हाइड्रोकार्बन्स को भी हमने कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है। तो पहले चले थे हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे चल रहे थे हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहले थे हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा कौन सा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर के दौरान जो हम पढ़ रहे हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे थे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा था, यानी कि मैं एक बार आपको बताना चाह रहा वाला कि हमने कहाँ से शुरुआत की। तो अभी हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, जो अब एल्कीन की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें के अंदर हम कहाँ पर इस वक्त वर्तमान में चल रहे हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत देखो हमने क्या बांटा ये वाला, एक तो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि तो एलिफेटिक के अंदर तो वैसे ही लिख रहे हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा यहाँ पर हो गया अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब यदि हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को समाप्त किया है, वो क्या थे, एल्कीन, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से चल रहे थे, एल्कीन, एल्कीन आगे भी हमने चला रखे थे, ठीक है। तो अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड वाला आप समझते हैं वाला एल्केन, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी केवल कार्बन और हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से बने ही होंगे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स में कहीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हो गए, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो किसके अंदर आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो हो गया आपका एल्कीन, ठीक है, और दूसरा होता है एल्काइंस। पहला एल्कीन्स और दूसरा होता है हमारा एल्काइंस, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन्स कहलाते हैं, और जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है यानी कि त्रिक बंध होता है तो वो एल्काइंस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर एल्कीन्स की बात करेंगे।
क्योंकि अब तक हम जो है इतने हिस्सों को कर चुके हैं। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, इसके बाद हम इसमें आएंगे और जब ये सारा हमारा कवर हो जाएगा तो हम पहुंचेंगे किसमें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ से एल्कीन की। तो यहाँ पर आप बात करते हैं एल्कीन की। तो हम बात किसकी करेंगे, एल्कीन्स की। ठीक है, अब एल्कीन्स में भी हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका नामकरण की बात करेंगे। ठीक है, कि एल्कीनों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, उनको एल्कीन कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा थोड़ी सी मुझे ध्यान रखना है वाली, जो मैंने अभी परिभाषा बोली है। ठीक है, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एल्कीन्स कहलाते हैं। इनका जो एल्कीन्स होती है, इनके एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, जो कि एल्केन के जो हमारा जैसे एल्केन है, ठीक है, CnH2n+2, जो एल्केन का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, यदि एल्केन के जनरल फॉर्मूले में से यदि